नमस्कार, विक्रमशिला शास्त्र सर चैनल पर आपका स्वागत है। और हम लोग मनोवैज्ञानिक श्रृंखला में चल रहे हैं जिसमें हम ब्लूम्स को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। तो चूँकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का संबंध और सब जिन बातों से है, टीचिंग लर्निंग को, इवैल्यूएशन को पर्पजफुल बनाने से, तो उनमें जितने भी जो बातें हैं सबको एक साथ हम ले रहे हैं अभी। तो आप ध्यान से इसको करेंगे। आपको ध्यान है हम लोगों ने लक्ष्य और उद्देश्य का अंतर किया था, और शैक्षिक उद्देश्य टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को किया था हमने। अब यह है कि एक टीचर क्लासरूम जो टीचिंग है उसको कैसे इफेक्टिव बनाए, पर्पजफुल बनाए, इसके लिए क्या होना चाहिए। तो इसके लिए उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखाया जाता है। तो आपको आ जाए कि शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारगत उद्देश्य के रूप में व्यवहारिक शब्दावली में लिखने की क्या आवश्यकता है, उसका महत्व क्या है, उसके नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ये एक प्रश्न आपको सिंपल आ जाए, रीट के एग्जाम में आ जाए प्रश्न, आपको दिल्ली वाले एग्जाम में आपको आ जाए, चंडीगढ़ में आपको आ जाए, कहीं भी ये आ सकता है कि इसके नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये आप ध्यान देंगे, क्योंकि तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षण अधिगम को उद्देश्य केंद्रित बनाने के लिए, पर्पजफुल सेंटर्ड बनाने के लिए, इफेक्टिव प्रभावशाली बनाने के लिए, योजनाबद्ध रूप देने के लिए, और अध्यापक के सामने एक दिशा होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये अनुदेशात्मक उद्देश्य को व्यवहारगत उद्देश्य के रूप में चेंज करना, शब्दावली में लिखने से अध्यापक को एक दिशा प्रदान होता है, एक डायरेक्शन मिलता है उसको। तो वहाँ ऑप्शन रहेगा किस रूप में, यहाँ समझाने के लिए हमने इसको ले लिया। अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उनका यूज कैसे करें, हम एक निश्चित समय में अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, पर्टिकुलर टाइम में और अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू जो हमारे पास टेक्निक हैं उन सब का स्ट्रेटजी के साथ यूज करके, और हम किस प्रकार अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। क्योंकि जो पहले हमारे दिमाग में होता है ना, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। जैसे हम बात करते हैं ना कि हम लोग ये कर दें, हम लोग वो कर दें, ये एब्स्ट्रैक्ट है। जब हम उसको बैठ के लिखते हैं कि इनमें से कितनी बातों को जमीन पर उतारा जा सकता है, कैसे उतारें। तो इसी प्रकार से टीचिंग लर्निंग में कि हमारे पास जो है रिसोर्सेज, जितने हमारे पास टाइम है, उनमें हम कैसे अपने उद्देश्य को योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अध्यापक को एक दिशा प्रदान होती है, एक उसको लाइन मिलती है, डायरेक्शन मिलती है। इसीलिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को व्यवहारिक शब्दावली में लिखा जाता है। फिर आ जाए आपको कि व्यवहारिक शब्दावली में लिखने का आरंभ किसने किया, कौन था वो मनोवैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में लिखने का आरंभ किया था। तो है B.S. ब्लूम, जिसका नाम पीछे आया था हम लोगों का। और ब्लूम आता है क्वेश्चन कि किस शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक ने टीचिंग लर्निंग में पाठ्य वस्तु की अपेक्षा उद्देश्य केंद्रित पर अधिक बल दिया है। ब्लूम ने पाठ्य वस्तु केंद्रित नहीं, उद्देश्य केंद्रित, कि हम उद्देश्य की ओर कितने चल पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने दिया था। फिर आगे है आपका, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी प्राप्ति में लगे रहते हैं हम लोग, इसलिए उन्होंने कहा कि उपलब्धि को उद्देश्य के साथ। तो टीचिंग लर्निंग का जो हमारा उद्देश्य है कि बालक में, विद्यार्थी में डिजायरेबल चेंज लाना, उनके बिहेवियर में, बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है वो। तो उसमें हम कितना सफल हुए हैं, वहाँ हमारा जो उद्देश्य हमारा है, ये ब्लूम ने कहा है। तो उद्देश्यों को, अब एक आ जाए आपको, उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने संबंधित उपागम कौन कौन से हैं प्रसिद्ध। तो रॉबर्ट मेगर उपागम, रॉबर्ट मिलर उपागम और RCEM उपागम मतलब होता है अप्रोच। तो एक तो सीधा आ जाए कि रॉबर्ट मेगर, रॉबर्ट मिलर, RCEM, इनका संबंध डैश से है। तो इनका संबंध जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं, उनको बिहेवियरल टर्म में
लिखने संबंधित है। एक क्वेश्चन सीधा आपको आ जाए। फिर आपको आ जाए कि रॉबर्ट मेगर अप्रोच 1962 में दिया गया का संबंध किन उद्देश्यों से है। तो रॉबर्ट मेगर ने अपने व्यवहारिक शब्दावली में लिखने वाले उपागम में ज्ञानात्मक अर्थात कॉग्निटिव और भावात्मक अफेक्टिव पर अधिक बल दिया है। इन दो को उन्होंने लिखने के तरीके दिए हैं अपने वाले में, और इन्होंने अपने उपागम में मानसिक क्रियाओं की अपेक्षा कार्य क्रियाओं, एक्शन वाले, वर्किंग एक्शन, फंक्शन पर अधिक बल दिया है। तो ये रॉबर्ट में सीधे एक क्वेश्चन आपको रीट में दिल्ली वाले एग्जाम में आ जाए, सी टेट में आपको आ जाए। फिर है रॉबर्ट मिलर उपागम 1962 में ही है। तो रॉबर्ट मिलर ने, चूंकि मेगर ने ज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष का किया था, तो रॉबर्ट मिलर ने क्रियात्मक क्रियात्मक पक्ष के ऊपर बल दिया है और शारीरिक क्रियाओं और कौशलों के विकास पर को व्यवहारिक शब्दावली लिखने का उपागम इसने दिया है। और आरसीएम अप्रोच, आरसीएम मतलब होता है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर अप्रोच। तो आरसीएम उपागम जिसमें कि ये एनसीईआरटी की टीम ने ये रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के जो वहाँ पर कार्य करने वाले थे उनके साथ मिल करके इस ऐप डेवलप किया इसको, और इसका अधिक इंपॉर्टेंस है अपने यहाँ। अभी हम इसको पूरा विस्तार से देखेंगे। ये ध्यान है आरसीईएम अप्रोच, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आरसीएम अप्रोच का ही अपने भारत में लेसन प्लानिंग में यूज हो रहा है, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर उपागम के नाम से जानते हैं। 1972 में ये विकसित किया गया। और सबको ध्यान रहे, इसमें हमने जो पीछे पढ़ा था ब्लूम के जो ज्ञानात्मक पक्ष का 6 भाग है वर्गीकरण, उसको इसमें 4 भागों में बांटा गया है और आगे 17 मानसिक क्रियाओं में इन उद्देश्यों को बांटा गया है। तो एक तो आपको प्रश्न सीधा आ जाए कि आरसीएम अप्रोच में आरसीईएम का मतलब क्या है, आप समझ गए, 1972 में दिया गया है। 2, तीसरा ये अप्रोच किस लिए है, तो शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए है। और आरसीईएम अप्रोच किस पर आधारित है, ब्लूम के ऊपर। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के 6 भागों को आरसीएम अप्रोच में 4 भागों में डिवाइड किया गया, ज्ञान, सूझबूझ, प्रयोग, सृजनात्मकता, रचनात्मकता में बांटा गया है। तो पहले ये ध्यान रहे कि इसके 6 भाग को यहाँ पर 4 भागों में किया गया है। और फिर 17 मानसिक क्रियाओं को हमको ध्यान देना है, क्योंकि जब वे प्रश्न पूछेंगे वहाँ पर वो पाठ या संबंधित वो दे देंगे, बोलेंगे फिर ये क्या है, प्रत्यय स्मरण है, पहचान है, ज्ञान है, ऐसे वो बोलेंगे। तो जो यहाँ पर ज्ञान है, ब्लूम का जो ज्ञान है वो यहाँ पर भी ज्ञान है। और इस ज्ञान में 2 प्रकार के मानसिक क्रियाएं हैं, प्रत्यय स्मरण और पहचान, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, ये 2 तरह की क्रियाएं यहाँ पर हैं। सूझबूझ, जो यहाँ पर बोध है उसको नाम दिया गया सूझबूझ। इस सूझबूझ में उन्होंने संबंध देखना, वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, व्याख्या करना, विभेदीकरण करना, उदाहरण देना, जांच करना, ये शामिल किया है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, विभेदीकरण मतलब डिस्क्रिमिनेशन। ये जितने भी शब्द हैं मेरे ख्याल से इन सब शब्द का अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब इस पर प्रश्न बनाएंगे हम उस समय ये आएगा और उसमें आपको जोड़ना होगा इस चीज को, तो इसको आप समझ पाएंगे इसको। तो ये सूझबूझ में ये शामिल है। फिर प्रयोग में है परिकल्पना का निर्माण करना, फॉर्मुलेट, परिकल्पना, उपकल्पना, हाइपोथेसिस का, कि वो अपने मस्तिष्क में जो लाते हैं उसको परिकल्पना, कि भाई किसी भी परिकल्पना या उपकल्पना जो होता है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो हम कल्पना करते हैं, जो हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं परिकल्पना। प्रस्तावित, किसी भी समस्या के समाधान का प्रस्तावित जो विचार होता है उसको हम बोलते हैं परिकल्पना, जिसके ऊपर हम चिंतन करते हैं, प्रयोग करते हैं और फिर हम परिकल्पना को स्थापित कर देते हैं सिद्धांत के रूप में। तो परिकल्पना का निर्माण करना, पूर्व कथन करना, प्री स्टेटमेंट, कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इसको बोलते हैं
फिर उसका परिणाम निकालना, परिणाम निकालना, तर्क देना, तर्क देना अर्थ होता है कि रीजन बिहाइंड इट, कि हम जो जो इस समाधान के लिए ला रहे हैं पॉइंट, उसके पीछे। तो विचारों की क्रमबद्ध श्रृंखला जो हमारे समस्याओं की ओर, उद्देश्य की ओर करता है इंगित, उसको हम बोलते हैं तर्क, उस मानसिक प्रक्रिया को। और जब हम इस तरह से करते हैं तब कोई सिद्धांत, को नियम बनता है, अर्थात परिकल्पना स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रयोग के अंतर्गत है ये। और फिर जो ये ऊपर तीनों हो गई तरह से, और ब्लूम के अंतिम विश्लेषण अर्थात एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, इन तीनों को एक ही नाम दिया गया, क्रिएटिविटी और कंस्ट्रक्टिविटी, आरसीएम अप्रोच में। सृजनात्मकता या रचनात्मकता, जिसमें मौलिकता, नवीनता, अमूर्त सहसंबंध, ये सब की व्याख्या होती है। तो उसके हिसाब से उनको करना होता है विश्लेषण, अर्थात उसके अलग अलग विषय वस्तु के अलग अलग भागों कौन कौन से हैं, उनके आपस में संबंध क्या है, उनका सिद्धांत क्या है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, विश्लेषण। और फिर उनका समन्वय, ज्ञान के समन्वय को बोलते हैं सिंथेसिस, संयोजन, संश्लेषण। तो फिर उनके बीच समन्वय क्या है, फिर यहाँ पर अमूर्त सहसंबंध का होते हैं व्याख्या, वो अमूर्त सहसंबंध क्या है, कोई नवीन योजना यहाँ पर होता है उनके सामने। और इस तरह से जब वो उनका मूल्यांकन करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस तरह से उनके अंदर क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिविटी का विकास होता है। इस प्रकार आरसीएम अप्रोच के द्वारा ब्लूम के 6 भाग को पहले 4 भागों में और बाद में 17 मानसिक क्रियाओं उद्देश्य के रूप में दिए गए हैं, जिनका पाठ योजना के निर्माण के समय व्यवहारिक शब्दावली में करते हुए प्रकट एक निश्चित समयावधि में अध्यापक इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जाता है और बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।